डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello dear students, a very pleasant good afternoon who are currently watching to me. I Pragati Gachi and I welcome you all on Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So friends, we are on a lecture series of Bachelor of Business Administration program on which we are studying paper code 503 that is Entrepreneurship Development. प्रीवियस यूनिट में हमने ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट नंबर 2 पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट नंबर 3 दैट इज प्रोसेस एंड प्रोडक्शन प्लान के बारे में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। Our today's learning objectives are to understand the basic of production and operation management in the organizational plan, to get acquainted with the types of production system, to understand the concept of product life cycle and new product development, understand the total quality management. So we will understand all these basic terms one by one. So we will start from the first slide. So let's begin the lecture. Production and operation management. पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। जब हम दोनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो हमारा नया टर्म डिराइव होता है दैट इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन का मतलब होता है जो भी आपका बिजनेस आइडिया था, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करना है तो प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक लैंड, लेबर एंड मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको एक बेसिक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए आपको चाहिए होती है मशीनरी और उसको मैनेज करने के लिए चाहिए होता है एक पर्टिकुलर पर्सन। तो लैंड, लेबर एंड मटेरियल को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एक नया प्रोडक्ट डेवलप होकर आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए किया गया ऑपरेशनल खर्चा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट। और उस एक्टिविटी को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें चाहिए होते हैं स्टाफ, उसको हम बोल देते हैं मैनेजमेंट। तो जब तीनों चीज़ को हम कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो अब हम समझेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, राइट। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग द डेवलपमेंट एंड लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। मीन्स आपके पास एक क्रिएटिव आइडिया था और आप उस पर वर्क कर रहे थे, जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड हुआ रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, मशीनरीज एट्सेट्रा। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का पहला स्टेज है आइडिया और लास्ट स्टेज है एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। अब प्रोडक्ट हमें कैसे बनाना है उसके लिए हमें बनानी पड़ती है स्ट्रैटेजी। इंश्योरिंग द प्रोडक्ट मीट्स कंज्यूमर नीड्स एंड मार्केट डिमांड एंड वर्किंग विथ क्रॉस फंक्शनल टीम। देखिए, कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कोई भी प्रोडक्ट अपने मन से नहीं बनाता। सबसे पहले वो क्या करता है, मार्केट रिसर्च करता है, वो अपॉर्चुनिटी गैप आइडेंटिफाई करता है कि जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं मार्केट में क्या वो कस्टमर को की नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर नहीं तब वो क्या करता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट डेवलप करता है। प्रोडक्शन प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच गुड्स और सर्विसेज आर क्रिएटेड। इट इज मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब उसने रिसर्च कर लिया, उसको गैप पता चल गया एंड उसको पता चल गया कि कस्टमर्स को कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए, ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, जिसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स भी हो सकता है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सामान, या फिर सर्विसेज भी हो सकती हैं। प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। मैनेजमेंट के अंदर हमने प्लानिंग में ये पढ़ा हुआ था कि प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं, ठीक है, कितने लोग हमें रिक्वायर्ड होंगे हमारे प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो प्लानिंग का बेसिक क्वेश्चन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, आइदर इट्स प्रोडक्शन प्लानिंग और क्रिएशन ऑफ कंफर्टेबल सर्विसेज, ठीक है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स हम क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाएं, वेयर टू प्रोड्यूस हमें एक
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए। व्हेन टू प्रोड्यूस, क्या हम प्री ऑर्डर्स के लिए प्रोडक्शन करें या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए प्रोडक्शन करें। हु विल प्रोड्यूस, हमें मैन्युअली डेवलप कराना है अपने प्रोडक्ट को कि थ्रू मशीनरी कराना है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये डिपेंड करता है हमारे प्री ऑर्डर्स पर या फिर हमारे ऑर्डर्स फोरकास्टिंग पर, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए ये सब हमें लेने पड़ते हैं डिसीजंस, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए डिसीजन लेने के लिए भी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। हमने क्या किया, क्वेश्चनायर बनाया, ठीक है, हमने सर्कुलेट कर दिया मार्केट में, जो हमारी टारगेट कस्टमर मार्केट सेगमेंटेशन था उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बता दी कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देंगे और जो प्रोडक्ट आप डेवलप करने वाले हो वो हम प्रायोरिटी पे तब रखेंगे जब वो हमारी नीड्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम रह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एरा में, दैट इज 21st सेंचुरी। तो हमारे प्रोडक्ट में होनी चाहिए क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन सर्वे कराना था तो हमने बना लिया गूगल फॉर्म, ठीक है। गूगल फॉर्म हमने सर्कुलेट कर दिया, मीन्स वो हो गया हमारा मार्केट सर्वे, ठीक है। वहाँ से हमको नंबर ऑफ रिस्पॉन्स आए हमारे क्वेश्चंस के ऊपर जो हमने पर्टिकुलर ऑप्शंस दिए थे। तो हमारे पास रिस्पॉन्स शीट आ गई, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, R&D करेंगे कि ये हमारा क्या है, कस्टमर का फीडबैक है, इसके बेस पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट प्लानिंग करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट प्लानिंग की हमने बना ली डिज़ाइन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, प्री प्रोडक्शन अरेंजमेंट किए। प्री प्रोडक्शन अरेंजमेंट का मतलब वही होता है कि इतना फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, लैंड, लेबर, मटेरियल या अदर जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के वो रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, हमारे हाथ में आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ गया तो अब बात आती है कि हम इसकी मार्केटिंग कैसे करें, सेल्स कैसे करें। तो नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी मार्केटिंग की, कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को बता रहे हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपने क्या कर लिया, लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, इन फ्यूचर अगर आपको प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है तो आप क्या कर सकते हो, हमें ऑर्डर दे सकते हो। तो मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है सेल्स की। सेल्स का मतलब है कि आपने किसी पर्टिकुलर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचा और उसके बदले उससे पैसे लिए। तो ओवरऑल ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस है। अब हम समझेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस टू क्रिएट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी पॉसिबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। हमने मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको हमें ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करना है। मीन्स हमारे पास सबका CV पड़ा हुआ है, हमको पता है कि हमारा एम्प्लॉय कितना एजुकेटेड है, कितनी स्किल्स उसके पास हैं, हम उसको कितने लेवल तक यूटिलाइज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ होती है ऑपरेशन मैनेजमेंट में। इसमें हमें ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी है जिसमें हम एक ऐसा करिकुलम डेवलप करें ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, हम हाई लेवल तक क्या करें, अपने एम्प्लॉय को ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज लेवल तक उसको क्या करें, यूटिलाइज करें, ठीक है। इट इज कंसर्न्ड विद द कन्वर्टिंग मटेरियल एंड लेबर इनटू गुड्स एंड सर्विसेज एज एफिशिएंसी एज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, कोई भी पर्सन अगर स्टार्टअप करता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि जितनी कम कॉस्ट में मेरा काम चल रहा है या जितनी कम कॉस्ट पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है तो वो हमेशा उसी ऑप्शन को यूज़ करेगा। तो वो हमेशा ये सोचता है कि जो भी मटेरियल, लेबर या XYZ एम्प्लॉयज़ हैं जो अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो वही ऑप्शन को चूज़ करेगा। उसकी थिंकिंग हमेशा यही होती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो। Operation management activities includes designing the controlling the process of productions, managing the supply chain, ensuring timely and accurate delivery of product and services and managing inventory levels. वो ये भी चाहेगा कि जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका है, जो इन्वेंट्री एज अ क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक जो भी गुड्स हमने परचेज किए हैं उनको एक्यूरेट टाइम पे, टाइमली बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट वो सेल हो जाए, ठीक है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट ख़राब नहीं होना चाहिए या एक्सपायर नहीं होना चाहिए।
The goal of operation management is to effectively utilize resource to produce and deliver high quality product and services that meet customer requirement expectation. ऑपरेशन मैनेजमेंट का गोल ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं मार्केट में हमारे कंज्यूमर एज वेल एज कस्टमर को, वो उसकी नीड को सेटिस्फाई करे, उसको फील हो कि उसने जो भी पैसा खर्च किया है प्रोडक्ट के लिए उससे उसको वैल्यू मिली है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम समझेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है वो एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मीनिंग हम सबको क्लियर है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैन नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेंज एक्टिविटी बिलोंगिंग टू द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ क्या देखता है, लैंड लेबर कैपिटल को हमने ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करके बेस्ट प्रोडक्ट कम कॉस्ट में बनाया है कि नहीं, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करता है, क्योंकि ये सुपरवाइजरी फंक्शन भी करता है। गुड्स एंड सर्विसेज को ऑप्टिमम लेवल तक हमने प्रिपेयर किया है कि नहीं, कस्टमर की नीड को वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये मैनेजमेंट से क्या होता है, कंसर्न होता है। डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द एक्सपेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन का ही काम देखना है, कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो चुकी हैं, करेंट में ऑर्डर्स कितने हैं, प्री ऑर्डर्स हमारे पास पड़े हुए हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल हमको कैसे अरेंज करना है, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज, वर्किंग कैपिटल पे फोकस करता है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस राइट क्वालिटी गुड्स इन राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम एट द लीस्ट कॉस्ट। मीन्स यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की बात की गई है। वहीं अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो ये बात करता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कि बेस्ट पॉसिबल एट अ टाइम जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे हमने उनको ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज किया कि नहीं, ठीक है। और जो आउटकम निकल के आया है, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। हर लार्ज स्केलिंग बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्शन यूनिट होती है। अगर आपका बिजनेस गुड्स से बिलोंग करता है, ठीक है, तो आपको एक अच्छी कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्शन करने वाली क्या चाहिए होती है, प्रोडक्शन यूनिट चाहिए होती है। तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज इंटरमिटेंट प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलने वाला, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में आता है मास प्रोडक्शन एंड प्रोसेस प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बल्क में हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करा ली, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, जॉब शॉप एंड बैच प्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन को हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं और किस इंडस्ट्री में कौन से प्रकार का प्रोडक्शन होता है उसको समझेंगे। तो फर्स्ट वन इज अ यूनिट और जॉब टाइप प्रोडक्शन। यूनिट से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर फिगर्स की बात चल रही है, क्वांटिटी की बात चल रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है लॉट ऑन स्किल्स के ऊपर। इसकी डिपेंडेंसी होती है मोर ऑन मैनुअल वर्क देन मैकेनिकल वर्क। कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल्स। मीन्स कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट करनी है ये डिपेंड करेगा कि कस्टमर्स के ऑर्डर्स कितने हैं, उनको मशीनरी फिनिशिंग चाहिए कि मैनुअल फिनिशिंग चाहिए, ये पूरा स्किल्ड बेस्ड होता है। सेकेंड वन इज अ बैच टाइप प्रोडक्शन। ये बैच में बनाते हैं। बैच का मतलब होता है कि एक बैच में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई या 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई हैं। जब ह्यूज डिमांड आती है मार्केट से तब हम इस टाइप का प्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल सीजनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे विंटर में अगर हम बात करें तो विंटर क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो लोग बल्क में विंटर क्लोथ्स बनाते हैं। जैसे ही सीजन चेंज होगा विंटर क्लोथ्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। थर्ड प्रोडक्शन होता है मास प्रोडक्शन और फ्लो प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन इज जनरली यूज्ड टू डोल आउट ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट. It is used only if the product is standardized. For example, COVID vaccine.
कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी फाइजर, ठीक है। तो पहले क्या था, ट्रायल पर हम दे रहे थे कि ये जो वैक्सीन है वो काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट को लगा कि हाँ 98-99% एक्यूरेसी है एंड वैक्सीनेशन का टाइम आ गया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने फाइजर कंपनी को ऑर्डर्स दे दिए कि आपको मास प्रोडक्शन करना है। 130 करोड़ की आबादी है इंडिया की, उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो दोनों को बनाने वाली कंपनीज अलग थी और एक्यूरेसी में सिर्फ 1 या 2% का डिफरेंट था। तो जब लार्ज पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। एग्जाम्पल है कोविड-19 वैक्सीन। फोर्थ टाइप का प्रोडक्शन होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन रेदर देन ह्यूमन। अगर हम फिर से क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, सिल्क साड़ीज़ की बात करें या फिर कोई भी नॉर्मल जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं जो डेली वेयर में हम यूज़ करते हैं, देखिए रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एंड एजुकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सर्वाइविंग नीड को फुलफिल करती है, ठीक है। तो सर्वाइविंग नीड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबको रिक्वायर्ड है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है कंटिन्यूअस, मीन्स कि आज डिमांड है, कल थोड़ी कम डिमांड होगी, परसों थोड़ी ज़्यादा डिमांड होगी, लेकिन इसका जो फ्लो है वो कभी ब्रेक नहीं होगा। लाइक फ्रूट्स मार्केट, ठीक है, फ्रूट्स का प्रोडक्शन हुआ, वेजिटेबल का प्रोडक्शन हुआ, फूड ऑयल का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। क्लोथ इंडस्ट्री में जो नॉर्मल क्लोथ्स होते हैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से साइज चेंज होता रहता है, इन सब का प्रोडक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, जिनकी डिमांड एक फ्लो में चलती है। तो इस प्रकार के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। आई होप आप सभी लोगों को प्रोडक्शन का मतलब समझ में आया होगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया होगा एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर जिसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया था एंड उसका सेक्टर था मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसको अपना प्रोडक्ट बनाना था गुड्स इंडस्ट्री में भी और सर्विस इंडस्ट्री में भी, ठीक है। तो एक आइडियाथॉन स्टेज से वो एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है कि मार्केट में उसका प्रोडक्ट लॉन्च हो और मैं क्या करूँ, टेस्टिंग करूँ, ठीक है। पहले क्या करेगा, वो 2-4 सैंपल बनाएगा, सैम्पलिंग करेगा, मार्केट में आके कुछ लोग यूज़ करेंगे और बोलेंगे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो लोग क्या करेंगे, रिपीट ऑर्डर करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कस्टमर एक्वायर करना पड़ता है। एग्जाम्पल हम समझेंगे अश्नीर ग्रोवर का स्टार्टअप भारत पे, ठीक है। भारत पे आने के पहले इंडिया में मोबीक्विक था, पेटीएम था, तेज आया, तेज का नाम बदल के रख दिया गूगल पे, ठीक है। मतलब मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर थे, लेकिन अश्नीर ग्रोवर को लगा कि इंडियन नेम होना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो उन्होंने भारत पे लॉन्च किया। जब भारत पे लॉन्च किया, मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट लेकर आए, लोगों ने रिजेक्ट किया, कुछ लोगों को लगा ये गवर्नमेंट का ऐप है क्योंकि नाम में ही भारत लिखा हुआ है, तो लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किए, फिर कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो अश्नीर ग्रोवर ने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चूज़ की, उन्होंने क्या बोला, लोगों की साइकोलॉजी को समझा कि लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट पेटीएम एंड गूगल पे में पहले नहीं था, बाद में क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो उन्होंने क्यूआर कोड को अडॉप्ट किया और कस्टमर को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब होता है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में न्यू है, ठीक है, और एक कस्टमर को अपने फेवर में लेने के लिए या फिर एक्वायर करने के लिए जो पैसा आप खर्च करते हो उसको हम बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। पहले वो प्रोडक्ट आइडियाथॉन स्टेज में होता है, आइडिया होता है, इनविजिबल होता है, फिर वो एज अ सैम्पल मार्केट में आता है, मार्केट में 4 लोग यूज़ करते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, धीरे धीरे प्रोडक्ट मार्केट में बड़ा होता है, कैप्चर करता है मार्केट को, मैचुरेशन स्टेज पे जाता है, सब लोग उसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। एक टाइम बाद जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है तो वो प्रोडक्ट फिर डिक्लाइनिंग स्टेज में चला जाता है। सो 1 बाय 1 अब हम समझने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है आइडियाथॉन स्टेज से, कॉन्सेप्ट होता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है, फिर आता है वो प्रोटोटाइप स्टेज पे। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि आपका जो क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया होता है, कुछ पैसे लगाकर आप उसका सैंपल बनाते हो, ठीक है, और यूज़ टू पब्लिक कर देते हो।
क्यों? रिस्पॉन्स लेने के लिए, ताकि उसमें जो भी कमियां रह गई हैं आप उसको करेक्ट कर सको। बहुत सारी वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस होते हैं जो बीटा वर्जन में पहले लॉन्च होते हैं, यूज टू पब्लिक होते हैं, देखने के लिए कि पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है। उसके बाद वो सब क्या हो जाते हैं, पेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो मार्केट में उतरता है एज सैम्पल, फिर वो मैचुरेशन स्टेज पे जाता है, हाई डिमांडेड हो जाता है, ट्रेंड में चला जाता है, उसके बाद उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। सो अब हम समझेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिटेल में। सो देखिए, फर्स्ट स्टेज होता है डेवलपमेंट, मीन्स हम प्रोडक्ट को रेडी कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी क्रिएटिविटी, हमारा इनोवेशन, हमारा पैसा, ठीक है। सेल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट बस डेवलपमेंट स्टेज पे ही चल रहा होता है। फिर हम कुछ पार्ट्स प्रोडक्ट के या कंप्लीट प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में, उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर बेस को ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्रांड बना रहे होते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी यूटिलिटी ये है, अफोर्डेबल प्राइस में है, एडवांटेजेस ये हैं, बाकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कैसे डिफ्रेंशिएटेड है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। प्राइसिंग के बारे में बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम बनाते हैं, हम कुछ लोगों को कमीशन बेस पे एज अ BD, दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, हायर करते हैं, डिस्काउंट ऑफर निकालते हैं जस्ट टू गेन कस्टमर बेस। हमें कस्टमर चेन बनानी होती है, नेटवर्क बनाना होता है। सेकेंड स्टेज होती है प्रोडक्ट की ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, अभी तो चलो हमने इंट्रोडक्शन एज में क्या किया, हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं था, हम ये सोच रहे थे कि जितने ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा रिस्पॉन्स आएंगे, कुछ करेक्शन करना होगा तो हम कर लेंगे। ये स्टेज से निकलने के बाद हम आ जाते हैं ग्रोथ स्टेज में। हमारे पास बल्क में ऑर्डर आ रहे हैं, हमने थोड़ा सा MRP इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि बिजनेस तो हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना। फिर हमारा सामना होता है कॉम्पिटिटर्स से, ठीक है। तो हम कॉम्पिटिटर से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, वो होती है हमारी ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स हमारे पास बल्क में ऑर्डर आ रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है, सेल्स मैनेजर हमने हायर किया हुआ है, हर महीने हमारा सेल्स का टारगेट अचीव हो रहा है, ठीक है। एकदम ग्रोथ लेवल पर कंपनी चली गई है, मार्केट सैचुरेशन स्टेज पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अगर अब हमने प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं किया या डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट आपका मैच्योरिटी स्टेज में आता है लोग उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप यहाँ पर इनोवेशन नहीं करोगे ना, तो नेक्स्ट स्टेज पे आप डिक्लाइन हो जाओगे। पेटीएम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लोग पहले मोबीविक चलाते थे, जैसे पेटीएम आया लोग पेटीएम चलाने लगे। फिर जब गूगल पे आया, ठीक है, तो पेटीएम की यूजर्स कम हो गए, ठीक है। पेटीएम ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि एक QR कोड से आप पेटीएम गेटवे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, जीपे से भी कर सकते हो, भारत पे से भी कर सकते हो। तो उसने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया अपने QR कोड को, ठीक है। तो अगर वो क्रिएटिविटी नहीं कर रहा था तब तक उसके यूजर्स कम हो रहे थे, बट उसने क्या कर दी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर दी, तो वापस लोग क्या कर रहे हैं, पेटीएम के थ्रू ही पेमेंट कर रहे हैं। तो पेटीएम का जब IPO आया तो लोगों को लगा कि IPO ना प्रीमियम पे सब्सक्राइब होगा, हमें प्रॉफिट होगा, तो लोगों ने पैसे लगा दिए। लेकिन जब IPO लॉन्च हुआ, सेबी में वो लिस्टेड हो गया, तो वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, और डिस्काउंट पे लिस्ट होते 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 उसका प्राइस कम गया, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का लॉस हो गया। तो मैच्योरिटी स्टेज में आने के बाद अगर आप अपने प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी नहीं करते, इनोवेशन नहीं करते, तो नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी डिक्लाइन स्टेज। तो हर प्रोडक्ट की एक स्टेज होती है, वो स्टेज स्टार्ट होती है डेवलपमेंट से, फिर इंट्रोडक्टरी स्टेज आती है, फिर ग्रोथ स्टेज आती है, फिर मैच्योरिटी स्टेज आती है, फिर डिक्लाइन स्टेज आती है। आई होप आप सभी लोगों को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब समझ में आया होगा। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो हमारा आइडिया था जिसके ऊपर हमने रिसर्च की, ठीक है, जो हम मार्केट में लेकर आना चाहते हैं टू गेन पोटेंशियल फॉर सक्सेस, वो होता है डेवलपमेंट स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है इंट्रोडक्शन। The product is brought to market and efforts are made to create awareness and generate sales। हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि हमारी सेल्स हो जाए। थर्ड स्टेज होती है ग्रोथ। सेल ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज रैपिडली एज मोर कस्टमर अडॉप्टेड। कस्टमर क्या कर रहे हैं, बार बार आपको रिपीट ऑर्डर्स दे रहे हैं, आपकी सेल्स बढ़ रही है, तो ये होती है आपकी ग्रोथ स्टेज। फोर्थ वन इज अ मैच्योरिटी। Sales growth slow as a market becomes saturated and the product may face increased competitions। Means sales इतनी बढ़ गई
ठीक है, मार्केट सैचुरेट हो गया, मीन्स आप जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो मार्केट को 10 लोग भी वही प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, कंपटीशन आपका बढ़ गया। ठीक है, लास्ट स्टेज होती है डिक्लाइन। सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट बिगिन टू डिक्लाइन एज इट बिकम्स ऑब्सोलेट और इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मोर एडवांस प्रोडक्शन। मीन्स मैच्योरिटी स्टेज में आपने अपने प्रोडक्ट में कोई क्रिएटिविटी नहीं की, कोई इनोवेशन नहीं किया, या आपने एमआरपी रिड्यूस नहीं किया, कुछ तो भी आपने ऐसा नहीं किया जो आपके प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकता है, तो आप चलेगा डिक्लाइन स्टेज में। और डिक्लाइन स्टेज में जाने के पीछे रीज़न ये होता है कि आपको किसी ने रिप्लेस कर दिया, या आपसे एडवांस और अच्छा प्रोडक्ट कोई मार्केट में लेकर आ गया, वो भी कम प्राइस में। तो डेफिनेटली कस्टमर क्या है, प्रूडेंशियल है, पॉकेट फ्रेंडली गुड्स को ही अफोर्ड करेगा। तो आपके प्रोडक्ट को खरीदने से अच्छा वो सोचता है कि कम प्राइस में अगर सेम फैसिलिटी वाला प्रोडक्ट हमको मिल रहा है तो हम उसको परचेस करेंगे। तो डिक्लाइन स्टेज में जाने के पीछे रीज़न यही होता है। आई होप आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल। डेवलपमेंट स्टेज का अगर हम एग्जाम्पल समझे तो कमर्शियल टाइपराइटर्स बहुत चलते थे 15, 16, 17 सेंचुरी तक। ठीक है, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, अगर प्रिंट चाहिए तो टाइपराइटर से वो कुछ टाइप करते थे, उसी का वो प्रिंट निकल के आ जाता था। ठीक है, तो वो उसका डेवलपमेंटल स्टेज था। 18 सेंचुरी में कमर्शियल टाइपराइटर्स आ गए और अच्छे से बन के, मतलब उसको यूज़ करना इजी हो गया। फिर ग्रोथ स्टेज की हम बात करें तो अभी भी देखा जाए गवर्नमेंट सेक्टर्स या बिजनेस ऑफिसेस में एक छोटा सा टाइपराइटर होता है जिसमें लोग आज भी टाइप करते हैं। वो टाइपराइटर बहुत पॉपुलर हो गया था, इजी टू यूज़ था, इजी टू अंडरस्टैंड था। फिर 18 ईयर्स के पहले तक टाइपराइटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लोगों को लगा कि इसको तो यूज़ करना बहुत इजी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, तो टाइपराइटर्स की डिमांड बढ़ गई। वो उसकी थी मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, फिर वो सैचुरेशन स्टेज पे पहुंचा। ठीक है, लोगों को लगा कि हम इससे भी अच्छा टाइपराइटर बना सकते हैं। उस टाइम पे टाइपराइटर की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी मार्केट में। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स आए। ठीक है, पहला जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, उसमें करेक्शन करके हमने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर देखे, फिर हमने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर देखे, फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर देखे। तो कंप्यूटर का एरा जब स्टार्ट हुआ था तब टाइपराइटर जो था वो सैचुरेशन स्टेज पे था। फिर कंप्यूटर से अटैच होने वाले हमारे पास आ गए प्रिंटर। अब कंप्यूटर में ही हम टाइप कर लेते हैं, कंप्यूटर में ही फाइल बना लेते हैं, डेटा स्टोर कर लेते हैं, सिर्फ प्रिंट की ज़रूरत होती है। तो टाइपराइटर क्या होने लगा, उसकी डिमांड डिक्लाइन होने लगी। जैसे ही कंप्यूटर्स आए, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस आई, प्रिंटर्स का आविष्कार हुआ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या मिनी प्रिंटर्स, तब टाइपराइटर्स की डिमांड पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट होता है डेवलपमेंट से, फिर जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज पे, फिर जाता है मैच्योरिटी स्टेज पे, फिर सैचुरेशन स्टेज पे, फिर डिक्लाइन स्टेज पे। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब नया प्रोडक्ट हम बनाते कैसे हैं? ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कुछ प्रोसेस होती है। सबसे पहला आइडिया जनरेशन, हमारे पास एक क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। दूसरा आइडिया स्क्रीनिंग। अब आइडिया जो आपके पास आ गया तो आप एक बार क्रॉस चेक करोगे ना कि मेरा आइडिया अच्छा है कि नहीं। फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, मीन्स अपने सीनियर सुपीरियर से आप डिस्कस करोगे, टेस्टिंग करोगे। ठीक है, फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे कि इस आइडिया को फुल एंड फाइनली प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने के बाद मार्केटिंग सेल्स कैसे करें। फिर होता है हमारा बिजनेस एनालिटिक्स कि हमने जैसा सोचा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से कितने % एक्यूरेसी आई, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया, मार्केट में टेस्टिंग करी, फिर हमने उस प्रोडक्ट को कर दिया कमर्शियलाइज। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। कोई भी मेडिसिन जब इन्वेंट होती है वो इन्वेंट होती है ड्यू टू डिमांड। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के सॉल्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर लैब में क्योर मेडिसिन बनाई जा रही थी। ठीक है, तो मेडिसिन को पहले लोग ट्रायल करते हैं मंकीज़ के ऊपर। ठीक है, कोई भी डिजीज़ है उसका ट्रायल या तो चूहे पे होता है या तो मंकीज़ पे होता है। ठीक है, तो वो ट्राई करते हैं, फिर उसका पेटेंट लेता है जो बनाता है फॉर्मूला। ठीक है, पेटेंट के लिए वो चार्ज करता है। जब उसको लगता है ना कि मैंने पैसा वसूल कर लिया, तो वो उस जो फॉर्मूला होता है उसको जनरलाइज कर देता है, मीन्स
कि उसने पैसे कमा लिए हैं, अब वो फॉर्मूला यूज टू पब्लिक होने वाला है, तो उसके बाद जो मेडिसिन बनती है उनको हम बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। उसी को टर्म दिया गया है कमर्शियलाइजेशंस। मीन्स आपने देखा होगा जो पेटेंट वाली मेडिसिन होती हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है और जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसकी प्राइस कम होती है, क्योंकि जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कर सकता है, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो ये होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आइडिया जनरेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर आइडिया की हम स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। फिर बीटा टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। अब कॉस्ट में हमको प्रॉफिट भी ऐड करना है। एमआरपी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। तो हमको एमआरपी इतनी लो भी नहीं रखनी कि हमारी फर्म लॉस में चली जाए, और एमआरपी इतनी हाई भी नहीं रखनी कि कस्टमर्स को अफोर्ड ही ना कर पाए। तो ये है हमारी ओवरऑल प्रोसेस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप होती है आइडिया जनरेशन। अब आइडिया जनरेट कैसे होता है? R&D, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आपने क्या किया? रिसर्च की मार्केट में, ठीक है। आपने क्या देखा? मार्केट गैप। मार्केट गैप का क्या मतलब होता है? कस्टमर की नीड और अवेलेबल सोर्सेज के बीच में कितना गैप है, वो आपका होता है मार्केट गैप। मार्केट गैप को देखने के बाद आपको आता है आइडिया, ठीक है। ये तो आपका इंटरनल आइडिया सोर्स हो गया। एक्सटर्नल आइडिया सोर्स होगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, होलसेलर, रिटेलर से पूछा कि आप कस्टमर की डायरेक्ट टच में हो और आप मेरा नहीं बाकी कंपनीज का भी क्या कर रहे हो, माल बेच रहे हो, तो आपको पता होगा कि कस्टमर किस प्रोडक्ट के लिए प्रेफरेंस देता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल आइडिया सोर्स। अब आपके पास आइडिया आ गया कि मार्केट गैप यही है और कस्टमर को एक्यूरेट ये प्रोडक्ट में चाहिए। जैसे हम अगर केक का एग्जांपल समझें तो पहले क्या होता था, कस्टमाइज केक नहीं आते थे, क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री को कोई इतना प्रायोरिटी नहीं देता था, लोगों को लगता था नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है। एक सिनेरियो आया तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत पुरानी डिज़ाइन है केक्स की, हमें कस्टमाइज केक चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया था। तो अब लोग क्या करते हैं कि जो केक बनाने के लिए ऑर्डर्स देते हैं वो सिर्फ डिज़ाइन सेलेक्ट करके देते हैं और आपको जैसा केक चाहिए केक बनाने वाला आपको वैसा ही केक बना के देता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स से उसको मार्केट गैप पता चला कि इंटरनल सोर्स से कि डायरेक्ट कस्टमर से। आपको कहीं से भी मार्केट गैप समझ में आए, आपको क्या करना है, एक आइडिया जनरेट करना है कि उस प्रॉब्लम को हमें कैसे शॉर्ट आउट करना है। फिर आपको करना है अपनी आइडिया की स्क्रीनिंग। आइडिया की स्क्रीनिंग आप कैसे करोगे? सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मार्केट में इसकी कितनी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इस आइडिया को मार्केट में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो मेरे थ्रेट कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे, ठीक है। और एक बार आप क्या करोगे, टेस्टिंग पे अपना प्रोडक्ट डालोगे, फिर क्या करोगे, रिस्पॉन्स लोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, फीडबैक लेना चाह रहे हो, या तो अपनी पीयर ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स ग्रुप से, या फिर शॉपिंग मॉल से, या फिर किसी भी पर्सन से आप क्या करना चाह रहे हो, फीडबैक लेना चाहते हो और कॉन्सेप्चुअलाइज करना चाहते हो अपने आइडिया को। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। बिना पैसे लगाए, बिना इन्वेस्ट किए, बिना टेस्टिंग किए आप क्या कर रहे हो, हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इज द नेक्स्ट स्टेप इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आफ्टर आइडिया स्क्रीनिंग। सब स्क्रीनिंग आपने कर ली, अब आप आ गए हो टेस्टिंग पे। इसमें आप क्या करोगे, नए प्रोडक्ट आइडिया को टारगेट मार्केट के साथ क्या करोगे, कस्टमर इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट के बीच में करोगे कंपैरिजन, ठीक है। इस टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कहीं हमारा प्रोडक्ट फेल ना हो जाए, कस्टमर की जो वांट्स हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा नहीं उतरेगा, तो फिर हमारे पास बैकअप में ऑप्शन क्या होगा। तो जब आप क्रिस क्रॉस करते हो ना अपने आइडिया को, उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। फोर्थ वन इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट बन गया, आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, अभी 10 यूनिट है, कल को 1000 यूनिट होंगी, तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे, ठीक है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मार्केट
the planned value, prepositions and the sales, market share and profit goals for the first few years. अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया है तो एकदम से तो सेल्स बढ़ेगी नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। और स्पेशल चीज़ आपको ये बतानी पड़ेगी कि सेम प्रोडक्ट अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आपका प्रोडक्ट कैसे डिफ्रेंशिएटेड है, प्राइस में, यूटिलिटी में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाओगे कि आपको डिस्काउंट ऑफर में निकालना है, बाय वन गेट वन में निकालना है, या फिर आपको वाउचर्स देने हैं, ठीक है। लेंस कार्ड का एग्जांपल अगर हम देखें तो स्पेक्टिकल्स तो पहले भी मिलते थे ऑफलाइन स्टोर में, ठीक है। पीयूष बंसल की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी उसने क्या बोला, उसने लोगों का परसेप्शन चेंज कर दिया। पहले लोग स्पेक्टिकल्स लगाते थे जिनका पावर कम था आइज का, ठीक है, या फिर लेंस का पावर कम हो गया, ठीक है, या फिर दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, मतलब जब तक डिजीज नहीं थी लोग स्पेक्टिकल्स नहीं लगाते थे, ठीक है। तो पीयूष बंसल ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाई कि आप स्पेक्टिकल लगा के कूल दिखते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जब आई डिजीज़ हो तभी आप स्पेक्टिकल्स लगाएं। और उसने स्पेक्टिकल्स में इतने ज़्यादा फ्रेम दे दिए, ठीक है, और उसने ऑनलाइन ये फैसिलिटी दे दी कि आप घर बैठे ऑनलाइन स्पेक्टिकल्स अपने फेस पर लगाकर देख सकते हो कि कौन सा फ्रेम आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं। तो आपको ऑफलाइन स्टोर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बच रहा है। तो उसने लोगों की साइकोलॉजी पढ़ी कि लोग बहुत बिजी हैं, लोगों को कॉस्ट कटिंग करनी है, लोग चाहते हैं कि घर बैठे उनको स्पेक्टिकल्स अवेलेबल हो जाएं। तो ये थी पीयूष बंसल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो उसने प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग बजट पूरा डिसाइड किया कि मुझे कैसे काम करना है। जब उसको लगा कि हाँ लोग समझ रहे हैं उस बात को, लोगों को लग रहा है कि अफोर्डेबल है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, टाइम बच रहा है, फ्रेम अच्छे लग रहे हैं, तो सेकेंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसने क्या की, लॉन्ग टर्म सेल के लिए जितने भी ऑफलाइन स्टोर थे, ठीक है, सबसे टाइप कर लिया, सब जगह लेंस कार्ड का लोगो चला गया। लेंस कार्ड के नाम से आज वही स्पेक्टिकल्स बिक रहे हैं जो पहले किसी और नाम से ऑफलाइन स्टोर में बिकते थे। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस या आपका प्रोडक्ट किस सेक्टर से बिलोंग करता है, क्या वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। Fifth one is a business analytics. Sixth one is a product development. Seventh one is a test marketing. Eighth one is a commercialization. Means वही product life cycle की stages, development, introduction, maturation, growth and decline. ठीक है, अब हम समझेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। टोटल मीन्स ओवरऑल जब हम किसी फैक्टर्स का सम अप करते हैं, क्वालिटी मीन्स यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मैनेजमेंट मीन्स हम कितने अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट is a management approach that seeks to optimize the quality of an organization, product and services by involving all employees in a continuous process of improvement. अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में 12 या 15 स्टाफ हैं, 12 या 15 एम्प्लॉयज़ हैं जो एक साथ मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल तो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे ही सारे एम्प्लॉयज़ का, बट 6 मंथ का ओवरऑल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जिसको जो वर्क रोल या जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने असाइन की थी वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से कितने % अचीव हुई, ठीक है। और अगर कोई कमी रह गई है तो हम उसको कैसे कंप्लीट करें, या जो गैप हमको दिख रहा है उसको हम कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो जो TQM होता है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, डेटा ड्राइवन अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, सारी चीज़ों का होता है सम अप। और TQM का गोल होता है कि हमें क्या करना है, एक्सीलेंस कल्चर करिकुलम डेवलप करना है जो कि कस्टमर फोकस्ड होगा। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जिस सेक्टर में एक्सपर्टीज़ है वो कंट्रीब्यूट करेंगे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को गोल को अचीव करने के लिए जो होगा कस्टमर फोकस्ड। ओके, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वे अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फॉर फर्दर एनी क्वायरी एंड डाउट्स यू कैन मेल अस एट pragati.kachi@bau.edu.in. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
We will meet you soon in a next video lecture. Have a knowledgeable day ahead. Thank you. स्वाध्यायः परः